हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज का जो हमारे यहाँ टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज इरोडोव। बहुत सारे लोग इसको ओवररेटेड बुक बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको पजल बोलते हैं। तो क्या ये एक ओवररेटेड बुक है, क्या ये एक पजल है? बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करते हैं, यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी पेज है वहाँ भी पोस्ट करते हैं कि सर क्या हमें इरोडोव बुक सॉल्व करनी चाहिए? अगर हमें इरोडोव बुक सॉल्व करनी है तो कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए? सारे क्वेश्चंस करने चाहिए? कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए? अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ तो क्या मेरे लिए इरोडोव इंपॉर्टेंट है? अगर मैं HCV लगा रहा हूँ, NCERT सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या मैं इरोडोव लगाऊँ? तो ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं और ये भी जवाब देंगे कि क्या ये एक ओवररेटेड बुक है, ये एक हाइप है, क्या ये एक पजल है? ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पॉइंट्स, दैट इज हु ऑल शुड सॉल्व इरोडोव। कौन कौन किसको किसको इरोडोव सॉल्व करना चाहिए, किस तरह के बच्चों को सॉल्व करना चाहिए इरोडोव, व्हाई शुड वी सॉल्व इरोडोव, इरोडोव क्यों सॉल्व करना चाहिए, शुड वी सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इरोडोव, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस हमें इरोडोव के करने हैं, एंड व्हेन शुड वी सॉल्व द इरोडोव, कि कब हमें इरोडोव को सॉल्व करें। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि इरोडोव बुक आया कहां से। मतलब जेई की तैयारी करते समय या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओलंपियाड के लिए ये बुक इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। तो पहले के जमाने की अगर हम लोग बात करें हम लोग 1970s की, 1980s की अगर हम लोग बात करें तो उस समय क्या होता था, उस समय सब्जेक्टिव टाइप हुआ करते थे। उस समय मुश्किल से 10 क्वेश्चन आते थे IIT में, है ना, जेई हुआ करता था उस टाइम पे। तो 10 सवाल आते थे, उसमें से अगर तुमने 2 या 3 सवाल सॉल्व कर लिए, हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, है ना। 10 सवाल में से 2-3 सवाल करना मतलब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाता था। तो लोग उस समय क्या करते थे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बिल्कुल महारत हासिल कर लिया, है ना, और फिर जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स पे पूरा फुल लेके गए, पूरा अच्छे तरीके से मैकेनिक्स किया और मस्त सॉल्व करके आ गए और अच्छे नंबर लेके आ गए, सिलेक्शन लेके आ गए, अच्छे नंबर तो क्या। तो उस समय बहुत स्पेसिफिक तैयारी होती थी, सब्जेक्टिव टाइप। और उस समय शुरू हुआ एक दौर कि इरोडोव के कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली उसमें से उठ के आने लगे। तो वहाँ से जन्म हुआ कि चलो हम लोग इरोडोव को ले लेते हैं अपने कैरिकुलम में। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने, उन लोगों ने सोचा कि इरोडोव हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद से सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के टर्म्स में इरोडोव इधर इंटर हो गया, हमारे जो भी लोगों के पास में आने लगा, वो इधर उधर स्टूडेंट्स के पास में। उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव का एक दौर जो था वो ऑब्जेक्टिव्स, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने लगे, तो थोड़ा थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होने लगा। बट अगर हम लोग बात करें कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इरोडोव में हमें देखने को मिलते हैं, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सिमिलर होते हैं। जो जेई का जो पैटर्न है, या जेई अभी अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक टू जेई एडवांस्ड, तो जेई एडवांस का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इस इरोडोव से, है ना। बहुत बार तो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं इसमें से, डायरेक्टली। जो एक 2016 का भी एक रोटेशन का सवाल देखा होगा, उसका कुछ ना कुछ ग्लिम्स तुमको वहाँ इरोडोव के जो एक क्वेश्चन में मिला, मैंने सारा डिस्कस भी किया हुआ है। तो बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसी टाइप से पूछ लिए जाते हैं। तो बीच वाले दौर में अगर हम लोग बात करें, जैसे 2012 से लेके अगर हम लोग 2020 की बात करें, तो 2012 से 2020 तक में रिलेटिवली अगर देखा जाए तो जेई में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े मैं बोल रहा हूँ, मतलब जनरल में कमेंट कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। तो जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो थोड़े रिलेटिवली आसान थे। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें 2021-22 में फिर से जो ट्रेंड चल रहा है वो पुराना वाला ट्रेंड चल रहा है। वही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दौर हुआ करता था, वो दौर मुझे लग रहा है कि वो फिर से वो रिपीट हो रहा है। और उस दौर की अगर हम लोग देखा जाए तो अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो डायरेक्टली नहीं आ रहे, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के टर्म्स में आते हैं। और अगर हम लोग MCQs की बात करें तो MCQs में अगर तुम देखोगे तो वो पूरी की पूरी तरीके से सब्जेक्टिव बना देते हैं उसको। MCQs में अगर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो एक तरह से पूरी की पूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसमें तुमको अलग अलग स्टेप्स में 4 पार्ट में 4 ऑप्शंस के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, है ना। और मैं तो बोलूं कि सब्जेक्टिव से ज्यादा टफ है ये MCQ। सब्जेक्टिव में कम से कम स्टेप्स में तुमको 3 स्टेप्स में तुमको करेक्ट मिलते थे, अभी इसमें से तुमने स्टेप्स गड़बड़ किए तो तुम्हारा क्रॉस हो जाएगा वो, है ना। तो
कहने का मतलब है कि वो जो पहले वाला जो दौर है ना वो अब फिर से रिपीट हो रहा है। तो इरोडोव इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2012 से 2020 तक के लिए जो दौर था वो भी काफ़ी जो इरोडोव का जो पैटर्न थे वो मिलता जुलता था, लेकिन अब और ज़्यादा रेलिवेंट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से क्वेश्चंस मैंने सारे PYQs में कराता हूँ, तो मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि इरोडोव फिर से रिपीट हो रहा है, अपने पैटर्न को वापस पुराने वाले जो पैटर्न है उसको वो रिपीट कर रहा है। अगर तुम ओल्ड PYQs उठा के देख लो तो काफ़ी मिलता जुलता तुमको मिलेगा पैटर्न इरोडोव से, है ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि पहले हमारा जो हम लोग जो जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि हु ऑल शुड सॉल्व इरोडोव, है ना, किसको किसको इरोडोव सॉल्व करना चाहिए। तो मैं समझ के चल रहा हूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे यहां पर देख रहे होंगे वीडियो। तो उसमें से अगर हम लोग बात करें, अगर जो नॉर्मल जो CBSE जो अगर कंडक्ट कराती है उसके लिए बात करें तो इरोडोव इज नॉट रिलेवेंट। अगर हम लोग नीट के लिए बात करें दैट इज नॉट रिलेवेंट। JEE मेंस के लिए कुछ बहुत रेलिवेंट है, बट इट इज मोर रेलिवेंट टू JEE एडवांस्ड एंड ओलंपियाड, है ना। JEE एडवांस्ड और ओलंपियाड के लिए इज द मोस्ट रिलेवेंट बुक, इफ आई कैन से दैट दिस इरोडोव इज द मोस्ट रिलेवेंट बुक। ठीक है, तो JEE एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, और अगर JEE मेंस कि तुम इस मुकाम तक पहुंच चुके हो कि तुम्हारी तैयारी एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी है, तुम उसको और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर इरोडोव, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। JEE मेंस के लिए NCERT एंड HCV सफिशिएंट, बट अगर तुमको लगता है कि यू वांट टू गो वन स्टेप फर्दर, सो यू कैन, इन दैट केस यू कैन सॉल्व इरोडोव। तो ये चीज बात हो गई। और अगर JEE एडवांस के लिए भी अगर तुम बोलोगे कि अ मस्ट बुक, तो जरूरी नहीं है कि JEE एडवांस क्रैक करने के लिए तुमको इरोडोव सॉल्व करना ही है, बट इफ यू आर टारगेटिंग अ रैंक बिलो 2000, सो यू शुड सॉल्व, मतलब दिस इज रिकमेंडेड बुक, है ना। मैं बिल्कुल तुमको इंपोज नहीं कर सकता हूं, दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट एंड मोस्ट रिकमेंडेड बुक अगर इफ यू आर टारगेटिंग अ रैंक बिलो 2000। ठीक है, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि हु ऑल शुड सॉल्व इरोडोव, जो JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और या फिर JEE मेंस के लिए जो अपना रैंक अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिनको लगता है JEE मेंस में कि हाँ अब मेरी तैयारी इस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप फर्दर जाते हैं, थोड़ा सा और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम लोग थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, वाई शुड वी सॉल्व इरोडोव, क्यों करें हम लोग इरोडोव को सॉल्व, है ना, क्यों करें। मतलब मैंने बोल दिया तो कर दे, या फिर किसी ने बोल दिया तो चलो, बोलने वाले तो बहुत सारे होते हैं। अभी कोचिंग बोल देगा कि चलो कुछ ये बुक सॉल्व कर लो, वो बुक सॉल्व करो, मैं किसी बुक का नाम ले लूँगा, है ना, चलो वो बुक करो। तो देखो ये किसी के बोलने से नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड बुक है, देखो अगर कोई कुछ भी बोले, तुम्हें स्टैंडर्ड जो बुक है वो फॉलो करना है। पहला NCERT स्टैंडर्ड बुक है, वो तो फॉलो करना ही करना है। दूसरा HC वर्मा, वो तो फॉलो करना ही करना है, दैट इज अ मस्ट। आफ्टर दैट ये जो स्टैंडर्ड बुक इरोडोव ऑथेंटिक बुक, द मोस्ट ऑथेंटिक बुक। बहुत सारे बुक रहेंगे फिजिक्स के, हजार इधर तरह के गलत सलत कॉन्सेप्ट्स उठा के इधर उधर से 10 बुक से छाप के इधर से उधर से करते हैं, तो दे आर नॉट ऑथेंटिक, है ना। अगर हम लोग मोस्ट रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक बुक की बात करें तो HCV, NCERT एंड इरोडोव, these 3 are most authentic and standard book for preparation of JEE advanced। ठीक है, तो पहला तो तुम्हारा जो इरोडोव जो तुम व्हाई शुड वी सॉल्व इरोडोव की अगर हम बात करें, कि एनालिटिकल अप्रोच की अगर हम लोग बात करें, तो एनालिटिकल अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव कर देता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज अ पजल बुक, दिस इज नॉट अ पजल बुक। अगर कोई ये बोलता है तो दैट इज नॉट गुड। तो ये एक ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ये एनालिटिकल अप्रोच बढ़ाता है, किसी भी क्वेश्चंस को सोचने की, समझने की तुम्हारी वो कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, तुम्हारी ताकत को बढ़ाता है। एनालिटिकल अप्रोच सही करता है, एंड दैट इज दैट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर JEE एडवांस्ड। वो लोग एनालिटिकल अप्रोच ही खोज रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जो कि थीम है JEE एडवांस की। अगर हम लोग बात करें, JEE एडवांस का थीम ही है मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, मतलब उसमें सिंगल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर है तो दैट क्वेश्चन इज फॉर JEE मेंस। एक कॉन्सेप्ट डबल कॉन्सेप्ट लगा के कुछ दे दिया तो दैट इज फॉर JEE मेंस। लेकिन JEE एडवांस्ड होगा तो मल्टी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे, और मल्टी कॉन्सेप्ट इज द थीम ऑफ JEE एडवांस्ड। ठीक है, तो इसलिए ये दिस बुक इज रेलिवेंट। ठीक है, और आजकल क्या देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि कैलकुलेशंस अवॉइड करें, कैलकुलेशंस अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यार हमें कैलकुलेशन क्या, हमारी तो एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है, हमें कैलकुलेशंस की क्या जरूरत है ना। तो
ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर्स रहते हैं वो समझाते हैं कि जो इरोडो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस है, क्या पचेड़ा में पढ़ोगे तुम, उससे अच्छा वो बुक्स वो दैट इज़ नॉट अ रिलेवेंट बुक, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आजकल जो देखा गया है, जो ट्रेंड देखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम योर एनालिटिकल अप्रोच एंड अपार्ट फ्रॉम योर एनालिटिकल स्किल्स, यू ऑल्सो नीड टू हैव दिस कैलकुलेशन पावर, है ना। तुम्हारी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तुम फटाफट कैसे कैलकुलेशंस करते हो वो भी एक इज अ पार्ट ऑफ योर स्किल, है ना। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्किल एंड यू मस्ट इंप्रूव दैट स्किल सेट। सो इसमें बहुत कहीं पर तुमको थोड़ा कैलकुलेशंस, लेंथी कैलकुलेशंस मिलेगा, और ऐसा देखा जा रहा है आजकल के ट्रेंड उठा के देख लो जेईई एडवांस्ड के, तो इस तरह के क्वेश्चंस कैलकुलेटिव टाइप भी मिलेंगे तुमको, तो उसके लिए भी तुमको तैयार रहना है। एंड दिस बुक सर्व दिस पर्पस, है ना। अपार्ट फ्रॉम एनालिटिकल you will also improve your calculation, है ना। तो this is why this book is important। अब अगर हम लोग तीसरे चीज की बात करें, जो हमारा तीसरा मुद्दा था कि शुड वी सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इरोडो, तो मैंने ये पहले भी बता रखा है कि सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है दैट इज नॉट रेलिवेंट, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस ऑफ जेईई एडवांस्ड। सो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें ऐसे मैथमेटिक्स, मैं तुमको बताता हूं, इस तरह के मैथमेटिक्स रहते हैं जो कि सिंपल, जो हमारा कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे हटके वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज इन्वॉल्विंग हायर मैथमेटिक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें टच नहीं करता, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम लोग करके देंगे, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस द क्वेश्चंस विच आर रेलिवेंट एंड द क्वेश्चंस विच आर विद इन द सिलेबस ऑफ IIT JEE, विद इन द सिलेबस ऑफ जेईई एडवांस्ड, सो उसकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है और मैंने अपने कम्युनिटी पेज में भी उसको अपलोड किया हुआ है। सो उसका जो एक लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो देख सकते हो कौन कौन से प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने। सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सारे में सॉल्व करते जाओगे तो वो मैथमेटिक्स में उलझ के रह जाओगे। सो दैट इज नॉट द थीम, है ना। वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमें सॉल्व करना है जो द क्वेश्चंस विच आर रेलिवेंट, और उसके लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, है ना। अब सवाल ये आता है कि व्हेन शुड वी सॉल्व इरोडो, है ना। तो एक तो तरीका है कि जब तुम लोग सपोज कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, तो सपोज तुमने NLM कंप्लीट किया, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करने के बाद तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो गई, तुम्हारा HCV तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो तीसरा जो बुक तुम लोग टच कर सकते हो, अगर तुम तो कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के मटेरियल कंप्लीट करने के बाद उसके बाद ही तुम इरोडो अप्रोच करो, है ना। अगर कोचिंग नहीं जाते हो तो NCERT, देन NCERT और HCV कंप्लीट होने के बाद, या थ्योरी और HCV कंप्लीट होने के बाद, HCV के क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद तुम थर्ड में ये बुक रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद तुमको सॉल्व करो। अदरवाइज अगर तुमको लगता है कि मतलब तुम्हारा मेन टारगेट है जेईई मेंस, है ना, जेईई एडवांस तुम्हारा मेन टारगेट नहीं है, बट जेईई मेंस तुमने जेईई मेंस का एग्जाम दिया और तुम्हें लगा कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है ना, अब जेईई मेंस होने से रोक नहीं सकता है, तो तुम अपना एक नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस्ड। और उस टाइम पे जब जेईई मेंस तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम इरोडो के क्वेश्चंस टच करो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक लेवल तक तुम पहुंच चुके हो। अब तुम उसके नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, तुम एक अच्छे क्वेश्चन कुछ अच्छे सॉल्व करने के लिए यू कैन गो फॉर इरोडो, ठीक है। तो होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और इसी तरह से अगर तुम्हें किसी दूसरे टॉपिक पे भी डाउट है और तुम्हें लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ मुझे बता सकते हो कि सर मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में डाउट है, या फिर जो भी तुमको लगता है कि हाँ इस चीज़ में मुझे कंसल्ट करना चाहिए या इस चीज़ पे वीडियो आना चाहिए, तो वो मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो होप तुम्हें आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।